everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. स्वागत है आप सभी का. ये रहा क्लास 10th ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का एग्जाम पैक. इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इस पूरी प्रोसेस में एक रैपिड रिवीजन होगा. सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. आपको यह पता चल जाएगा कि किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, किस तरह से आंसर लिखे जा सकते हैं. तो here it is the exam pack for the chapter water resources. शुरू करते हैं. अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, तो एग्जाम पैक ये जो वीडियो सीरीज है, ये वीडियो सीरीज आपको अलग चैनल पे भी मिलेगी और जहां तक के चैप्टर्स कंप्लीट होगा उसके आगे का कंटिन्यूएशन यहां से मिलेगा. तो क्या होगा इस वीडियो में, तो जिन बच्चों के लिए पहली बार वीडियो मिल रहा है ना, मतलब जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं. तो इस वीडियो लेक्चर में वीडियो लेक्चर में एंड तक मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि वार्म अप के लिए होंगे, जिससे आपको थोड़ा सा वाटर टेस्टिंग हो जाएगी कि आखिरकार इस चैप्टर से एमसीक्यू कैसे निकल के आ सकते हैं. जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है तो उनको थोड़ा सा एक बोल सकते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ ध्यान आ रहा है ये चैप्टर में पढ़ा था. फिर हर चैप्टर से कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, डिफाइन टाइप के जिन्हें कहा जाता है. हर चैप्टर से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस निकल के आते हैं 3 नंबर 4 नंबर वाले, और हर चैप्टर से कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं. अब मैंने क्वेश्चंस को उस तरह से अरेंज किया है कि चैप्टर के हर एक टॉपिक से जो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, कहीं छोटा करके कहीं बड़ा करके सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन हो जाएगा. साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो पता चल जाएगा और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे. फाइन, और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे. शुरू करते हैं. पहला सवाल, हम मन से जुड़े हैं, तो आप लोगों के मन में जवाब आना चाहिए. ये क्वेश्चन जैसे आप देखोगे, which of these options is not applicable for the depletion of ground water. तो वाटर रिसोर्सेज वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो ये बताया गया है स्टार्टिंग में ही कि वाटर स्कैरसिटी है, इसीलिए उसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की जरूरत है. तो वाटर स्कैरसिटी वाले टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज इस तरह से आएंगे. जैसे ये आ गया कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर. तो ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, अफॉरेस्टेशन, डिक्रीज ऑफ रेनफॉल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो ये 3 पॉइंट अगर आप देखोगे ना, तो इन तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने की बात की जा रही है, तो पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ लगाने से ग्राउंड वाटर जो है तो वो डिप्लीट नहीं होगा, उल्टा पेड़ लगाने से वाटर टेबल और इंक्रीज होगा. तो ए के बाद में बी आता है, बी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल जैसे देखें, तो व्हाट इज नॉट द पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग का क्या पर्पस नहीं है. एमसीक्यूज में पता है क्या होता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम पैक्स के वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यूज को डील करने का तरीका बताता आया हूं. तो जैसे ये जो वर्ड्स रहते हैं नॉट, फिर उसके बाद में करेक्ट, इनकरेक्ट, ये बहुत एकदम से खुफिया टाइप के शब्द रहते हैं, क्वेश्चन में छिपे हुए रहते हैं और जल्दी जल्दी में हम उनको अगर इग्नोर कर देते तो उसका क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है. तो जैसे अब लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, टू होल्ड वाटर फॉलिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, रिचार्ज ग्राउंड वाटर. तो अगर हम नॉट ना पढ़े तो हमें मीनिंग अलग समझ में आएगा. तो नॉट को पढ़ते हुए अगर देखेंगे तो क्या पर्पस नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग का, टू होल्ड द वाटर फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, यूज सेव्ड रेन वाटर टू सप्लीमेंट द सप्लाईज इन ड्राई सीजन, सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड. तो सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड, ये चीज का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में, तो डी इज द राइट आंसर. समझे, डी इज द राइट आंसर. एक और सवाल देखते हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अ डैश. क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन. तो इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे वाटर रिसोर्सेज में बताया गया है कि डैम्स के अगेंस्ट में मूवमेंट्स चले. ठीक है, डैम्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए, तो उन्हीं में से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है. सवाल आपके सामने मन से जुड़े हुए हैं, आपके मन में जवाब आते रहना चाहिए. ठीक है, तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग द डैम एट सरदार सरोवर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट प्रोटेस्टिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, an NGO that mobilized support in demand for the rehabilitation of displaced people, a local people's movement demanding a return of the lands taken by the government. तो यहां पे C is the right answer. क्यों? क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक तरह का मूवमेंट था, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मूवमेंट चलाया गया, जहां पे जो लोग विस्थापित हुए थे सरदार सरोवर डैम के बनने के कारण नर्मदा रिवर पर, तो उन लोगों का प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उस चीज की डिमांड करी थी. तो ये एक एनजीओ था जिसके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल. तो वो क्या हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम.
डैम के कंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड, डैम से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है डैम का। ठीक है, सिंपल चीज है। क्वेश्चन देखो, डैम हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल, यस, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और यही नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। डैम्स कभी कभी फ्लड्स को इंड्यूस भी कर देते हैं, ट्रिगर भी कर देते हैं। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो डैम के गेट खोले जाते हैं तो और पानी आ जाता है ना। तो डैम फ्लड कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी डैम से फ्लड आ भी जाती है, सही बात है। ठीक है, डैम्स आर वाटर रिजर्वायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइड है ये तो, कि वाटर रिजर्वायर्स हैं जो सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। डैम्स कैन चैनलाइज द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, डैम्स कैन चैनलाइज द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोचो। और हमेशा एमसीक्यूज में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ लो, पांचवें ऑप्शन पे कूद ही नहीं मारना है अपने को। ठीक है, क्या है कि डैम्स कैन इंपाउंड रिवर्स टू इरिगेट दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो ये भी पॉजिटिव है कि हाँ, डैम्स कैन इंपाउंड रिवर्स, और वो पानी भर जाएगा तो उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है फसलों को इरिगेट करने के लिए। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की अगर बात कीजिए, नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो सी इज द राइट आंसर। पॉइंट सी जो है वो प्रूव करता है क्या है कि डैम्स चैनलाइज कर देंगे नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को, जिससे क्या होगा, पुअर सेडिमेंटेशन होगा आगे की तरफ। ठीक है, जो आगे का रिवर बेड रहता है वो डिप्राइव हो जाएगा सेडिमेंट से, सिल्ट से। तो सी इज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद द डैम। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर इन दिस केस, सी राइट आंसर होगा। एक और सवाल देखो क्या है, तो इन सवालों के थ्रू क्या हो रहा है ना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल डालने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप थोड़ा फील करो हाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से कॉन्फिडेंस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका इंस्टॉल्ड रूफटॉप हाउसहोल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो आप जैसे देखेंगे इस चैप्टर में लास्ट का जो टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें बताया गया कि अलग अलग तरह के एंशिएंट स्ट्रक्चर्स क्या रहे हैं। सिंस एंशिएंट टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग तरह से की जा रही है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पार्ट होता है। तो अब वो जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो लोकल लेवल पे जैसे अगर आप देखेंगे तो गेंदाथुर एक जगह है। ठीक है, आंसर आपका गेंदाथुर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, गेंदाथुर एक जगह है मैसूर कर्नाटका में, जहां पे रिमोट बैकवर्ड विलेज ने 200 घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और वो अपने पानी की जरूरतें जो है वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो गेंदाथुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कुल्स द लोकल मेथड ऑफ कैनल इरिगेशन इज पॉपुलर इन। गुल्स एंड कुल्स डाइवर्जेंट चैनल्स जो माउंटेनियस रीजन्स में बनाई जाती है। ठीक है, जिसके थ्रू पानी को कंजर्व किया जा रहा है माउंटेन एरियाज में। तो अब वही पूछा जा रहा है कि कुल्स द लोकल मेथड ऑफ कैनल इरिगेशन इज पॉपुलर इन माउंटेन एरियाज। तो अब केरला माउंटेन एरिया में नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश माउंटेन एरिया में नहीं आएगा, कर्नाटका माउंटेन एरिया में नहीं आएगा। माउंटेन एरियाज कहां है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी हिमाचल प्रदेश इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। which of the following structures are known as टंकास। टंका सिस्टम होता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर which of the following structures are known as टंकास। टंका सिस्टम क्या है, किस स्ट्रक्चर को टंका सिस्टम का पार्ट माना जाता है। तो अंडरग्राउंड टंकास फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टेड फ्रॉम रूफटॉप फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, अंडरग्राउंड टंकास फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टेड फ्रॉम रूफटॉप्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। टैंक्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रूफटॉप्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। ठीक है, वो जो टैंक्स बनाए गए हैं जिसको क्या कर दिया गया है, छत के ऊपर बना दिया गया है। टंके तो वो भी होते हैं, पानी की टंकी। ये है क्या, वो टैंक्स कंस्ट्रक्टेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स टू स्टोर रेन वाटर, टैंक्स कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर फ्लड वाटर। तो यहां पे जैसे आप देखोगे तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं टंकास, और जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रेन वाटर जो हार्वेस्ट किया जाता है रूफटॉप से, जो पानी बचाया जाता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड टंकास में स्टोर किया जाता था, जो कि पहले और प्रिवेलेंट था राजस्थान में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने प्रोक्लेम किया। ठीक है, तो डैम्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हुए, डैम्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो उन्होंने डैम्स को टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोक्लेम किया था। ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर से, ये एक ऑब्जेक्टिव के पार्ट में बन के आ जाता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। तो कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद में नॉर्मली द इंडिविजुअल्स फील कॉन्फिडेंट कि हाँ इतने एमसीक्यूज बन गए हैं तो आगे भी हमारे से चीजें बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं किस तरफ, अब आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कीवर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन तरह के सारे सवाल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। अब आपको पॉइंट क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना, तो ये नॉर्मली इस तरह से आते हैं क्या कि एक कीवर्ड डिफाइन करने को आ गया या फिर एक छोटा टर्म है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत उस चीज में होती है जब बहुत बड़े टॉपिक को बहुत कंप्रेस करके बताना होता है। एक टर्म पूछ लिया आपसे कि डिफाइन वाटर स्कैरसिटी, पूरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज वाटर स्कैरसिटी के इर्द गिर्द ही है, लेकिन वो सिर्फ वो वाटर स्कैरसिटी को डिफाइन करना डिफिकल्ट लगता है। तो यहां पे एग्जाम पैक में मैं जो आपको सारे टॉपिक्स दे रहा हूं, तो ये पूरा पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या ना, आपको रेडीमेड आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वाटर स्कैरसिटी की अगर बात की जाए, वाटर स्कैरसिटी से क्या समझ में आता है, तो द शॉर्टेज ऑफ वाटर एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या होगा, एक इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है किसके बीच में, एक इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में, कि जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी है नहीं, तो वो क्या हो गया, वो ही वाटर स्कैरसिटी कहलाता है, ठीक है। एक नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, तो दिस मच कंटेंट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो द शॉर्टेज ऑफ वाटर एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर, ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर बट इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द रीजंस having low rainfall or those that are drought prone. It also has a qualitative aspect. ये इसका एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है वाटर स्कैरसिटी को। जैसे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाटर स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया तो पानी की कमी है। कभी कभी वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक वाली स्थिति भी होती है कि पानी तो बहुत है, बाढ़ आ गई है, लेकिन बाढ़ में भी पानी की कमी हो जाती है। कैसे? क्योंकि तब साफ पीने योग्य पानी की कमी है, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाती है। तो वो केस जो रहता है उस केस को आप क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी कहते हैं। तो ये वाटर स्कैरसिटी का डेफिनेशन आपको मिल गया। समझ में आया वाटर स्कैरसिटी क्या हुआ? उसी तरह से देखें तो अब देखो हो क्या रहा है, इस चैप्टर में जितने भी ऐसे कीवर्ड्स हैं उन्हें सीक्वेंस में अरेंज कर दिया इस एग्जाम पैक में। तो तुम्हें निश्चिंत रहना कि हाँ इस चैप्टर से कीवर्ड टाइप के क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। जैसे नई एनसीईआरटी में ये ऐड हुआ है जल जीवन मिशन, नई एनसीईआरटी में जल जीवन मिशन ऐड हुआ है। तो अब जल जीवन मिशन को अगर आप समझोगे ना तो क्या है, जल जीवन मिशन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है। अब इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को मिनिमम 55 लीटर पानी मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, ठीक है। हर घर नल, हर घर जल, ठीक है। तो छोटी मतलब KG1 KG2 इन क्लासेस में इस तरह से हिंदी याद करता था व्यक्ति, शब्द याद करता था, तो वही राइमिंग यहाँ पे बनाई गई, हर घर नल हर घर जल। उस तरह की स्थिति है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो पहुंचना चाहिए रूरल हाउस होल्ड तक, जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर सको कि हर व्यक्ति को पर पर्सन 55 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, ठीक है। तो वो जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, देखो आई डोंट नो व्हाई, बस ऐसी गट फीलिंग है, नया पार्ट है, नया ऐड हुआ है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, एग्जाम में आ गया तो लॉटरी है, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। और देखें तो अब आता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। तो ये एक कीवर्ड है जो इस चैप्टर में बार बार आता है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। तो हो क्या रहा ना कि डैम्स जो है, डैम्स को ही मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, अ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर ऑफन सर्व्स मोर देन वन पर्पस एट अ टाइम एंड इज टर्म्ड एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो एक डैम जो रहता है जो मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल कर रहा है तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहलाएगा। डैम का पर्पस सिर्फ ये नहीं कि पानी भर लिया और डुबकी लगाओ उसमें। डैम से आप क्या कर रहे हैं, डैम से जैसे अगर आप देखेंगे, so these projects are planned for various purposes like irrigation में इस्तेमाल हो रहा है डैम का, हाइड्रो पावर जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा है डैम का, वाटर सप्लाई में इस्तेमाल हो रहा है डैम का, वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस में डैम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज चल रही है। फ्लड कंट्रोल में डैम का इस्तेमाल हो रहा है, नेविगेशन में डैम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नेविगेशन में कैसे, मतलब डैम के ऊपर से आप एक जगह से दूसरी जगह, बोट चल रही है, सारा शिप वगैरह चल रही है, शिप तो उतनी बड़ी नहीं चलेगी लेकिन लार्ज वेसल्स भी चल जाते हैं डैम के ऊपर क्योंकि पानी बहुत भरा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, समझ में आया क्या है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स? यानी कि एक डैम जो मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल कर रहा है, और वो मल्टीपल पर्पसेस क्या है, हियर आर द मल्टीपल पर्पसेस। तो ये मिल गया आंसर। देखो होता क्या कि पूरे चैप्टर में मल्टीपर्पस के पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीपर्पस को जवाहरलाल नेहरू ने ये बोल दिया और ये बोल दिया, लेकिन जब वो प्रिसाइजली उतना सा डिफाइन करने को एक नंबर में आ जाता है
तब वहां पे क्या होती है, गाड़ी फंसती है। तो वो गाड़ी फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैम का मतलब क्या है बताओ, डैम का मतलब क्या है? तो डैम की डेफिनेशन स्पेसिफिकली बुक में दी गई है, और डैम की डेफिनेशन जब स्पेसिफिकली बुक में दी गई है तो डैम पूछा भी जा सकता है। जैसे क्या है डैम, तो इट इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, टिपिकली क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और द इंपाउंडमेंट, ठीक है। डैम इज रेफर्ड टू द रिजर्वायर, वो जो रिजर्वायर होता है ना उसे डैम बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। डैम क्या है, तो डैम एक बैरियर है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, एक बहता हुआ पानी, नदी जो है उसके अगेंस्ट जब आप एक क्या करते हैं, अब आप एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप पानी के बहाव को रोक दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, तो वो डैम होता है, ठीक है। उस कारण से जो पीछे एक लेक बनता है, एक रिजर्वायर बनता है, एक एम्पाउंडमेंट बनता है, उसे आप क्या कहेंगे, डैम कहेंगे, उसे डैम कहेंगे। और डैम का मेन पर्पस क्या होता है कि दे फैसिलिटेट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। डैम्स वाटर कंजर्वेशन को फैसिलिटेट करते हैं कि डैम से आप पानी बचा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डैम। अब इसके बाद देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी पढ़ा है एमसीक्यू में हमने, देखो रिकॉल कर रहा है क्या, आप मेरे बताने से पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, नो डाउट आप समझा सकते हैं, लेकिन होता क्या कि प्रिसाइजली जब लिखने की बारी आती तो दिक्कत आती है। अब रिकॉल करो क्या है, एक एनजीओ के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था जिसके चलते जो कह सकते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन को हाईलाइट किया था उन्होंने। तो आंसर मन से लिखना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पॉइंट सिंपल है, वो जो विचार आपके दिमाग में है उस चीज को लेकर, उस सवाल को लेकर, उस विचार को एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज में आपको लिखना है, दैट्स इट। दैट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। इफ आई कैन से इट वेरी सिंपली, आंसर राइटिंग क्या है, तो आंसर राइटिंग ये है कि आपने जो पढ़ा समझा, जो विचार आपके दिमाग में विकसित हुआ है उसको एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज में लिख देना। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश में लिखेगा, चाइनीज स्कूल के बच्चे चाइनीज में लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हो लेकिन आपकी राइटिंग चाइनीज जैसी है, तो वो केस अलग है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बाकी ये समझ में आया आपको क्या है, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या आइडिया को आपको अपने शब्दों में लिखना है प्रिसाइजली। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो इट इज एन इंडियन सोशल मूवमेंट, सोशो इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, क्योंकि वो सोशल मूवमेंट भी है, समाज के लोगों को इकट्ठा किया, साथ ही साथ प्रकृति के लिए था, इन्वायरमेंट के लिए था, पर्यावरण के लिए था। तो इट इज एन social Indian social movement initiated and mobilized by tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चालू किया गया, अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चालू किया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इट फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड एम्स टू रिहैबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है। तो उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को हाईलाइट किया कि इतने पेड़, इतनी जनजातियां, ठीक है, और इतने पेड़ों की प्रजातियां ये सब डूब जाएंगी और जो लोग विस्थापित होंगे तो उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। तो ये क्या था, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था। आगे बढ़े, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो अब ये चैप्टर में पूरे में वही है कि वाटर को कंजर्व और मैनेज करना है। कंजर्व और मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि इट इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फर्दर यूज। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि बारिश का पानी जो उसको कंजर्व करना, मैनेज करना। अब वो बारिश के पानी को आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी कंजर्व और मैनेज कर सकते हो। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लियर है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इट इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फर्दर यूज। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अ वाइबल अल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। जब हमने देखा कि डैम्स के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है तो उसके चलते इंडिविजुअल लेवल पे, लोकल लेवल पे, छोटे स्तर पे रूफटॉप रेन वाटर, सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैन बी अ वाइबल अल्टरनेटिव, ठीक है। पीपल हैड इन डेप्थ, जैसे अगर आप एंशिएंट टाइम से देखोगे तो पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजीम्स एंड सॉइल टाइप्स, कहां कितनी बारिश हो रही, किस तरह की सॉइल है, किस तरह से कहां पे कैसे पानी कंजर्व किया जा सकता है। तो लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं वो चीज, लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। एंड दे हैव डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर फॉर फर्दर यूज। और उन्होंने
तरह तरह की अलग अलग क्या है टेक्निक्स डेवलप करके रखिए टू हार्वेस्ट रेन वाटर्स, ठीक है। देखिए किस तरह से बारिश को पानी को हार्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे फसलें हार्वेस्ट होती है वैसे रेन वाटर को भी हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है वो बताया गया है यहाँ पे, समझ गए। तो ये हो गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है गुल्स और कुल्स। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है। तो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग तरीके हैं, क्या है वो गुल्स एंड कुल्स, खादिन सेंड जोहाज हो गया, टंका सिस्टम हो गया, इनंडेशन चैनल जो बंगाल में क्रिएट की जाती है। तो वो एक एक चीज जो है ये डिफाइन करने को आ सकती है भाई साहब, ठीक है, ये डिफाइन करने को आ सकती है और आई होगी, और किसी बच्चे को पता होगा हाँ सर एग्जाम में आई थी, बनी नहीं थी। तो जैसे गुल्स एंड कुल्स सिंपल लिखना है कि माउंटेन एरियाज में जो डाइवर्जन चैनल्स बनाई जाती है जिसके थ्रू पानी को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है। डाइवर्जन चैनल्स मतलब क्या, माउंटेन एरियाज में पानी यहां से बह के जा रहा है, वो आपने वो पानी के बहाव को इस ऐसा मोड़ दे के लेके गए बहा के कि आप उसको जहां कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आपने यहाँ एक गड्ढा बनाया, तो वो डाइवर्जन चैनल्स बनाते बनाते आपने क्या कर दिया, पानी के बहाव को ले गए और अपने सोर्स या फिर कह सकते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ कलेक्शन तक ले गए बस, और वहां पे ले जाके पानी को कलेक्ट कर लिया। तो डाइवर्जन चैनल्स, ठीक है, टू कलेक्ट रेन वाटर, स्प्रिंग वाटर एंड स्टोर इन सर्कुलर टैंक्स कॉल्ड गुल्स एंड कुल्स, ठीक है। तो जो स्टोरेज के लिए सर्कुलर टैंक्स बनाए जाते हैं, तो वहां तक पानी के बहाव को, स्प्रिंग्स को, जो स्रोत है छोटा मोटा पानी का, उसको बहा के ले जाता है, जब स्टोर कर ले जाता है तो उसे गुल्स और कुल्स कहा जाता है। सिंपल, उसे गुल्स और कुल्स कहा जाता है। खादिन्स एंड जोहाद्स, खादिन्स एंड जोहाद्स ये क्या चीज है, तो खादिन्स एंड जोहाद्स की अगर बात करें तो ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक टाइप है, ठीक है। जैसे माउंटेन एरियाज में गुल्स एंड कुल्स है, राजस्थान में रेन वाटर इज मेड टू स्टैंड स्टिल, पानी को बोल दिया थामो, ठीक है, खड़े हो जाओ यहीं पे, ठीक है। तो खड़े हो रहे, पानी से क्या बोल दिया जाता है कि खड़े हो रहे। अब पानी जब वहां पे स्टैंड स्टिल रहेगा, लंबे समय तक पानी खड़ा रहेगा, तो वो मिट्टी एब्जॉर्ब करने लगेगी, पानी को मिट्टी एब्जॉर्ब करने लगेगी और मिट्टी के अंदर नमी रहेगी, ठीक है। तो ये खादिन्स और जोहाद्स हैं। क्या, जैसे आप देखेंगे तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज, ठीक है, बारिश का पानी वहां पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। These allowed the rain water to stand and moisten the soil, तो वो रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिया गया जहां से रेन वाटर इज मेड टू स्टैंड स्टिल, और वो मिट्टी नीचे नीचे पानी सोखते जाती है, वो मिट्टी नीचे नीचे पानी सोखते जाती है, और उसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, वो मिट्टी जब नीचे नीचे पानी सोखते जाती है तो उसके चलते आपको देखने को मिलता है कि हाँ, उसके चलते आपको देखने को मिलता है कि उस तरह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि जमीन के अंदर मॉइस्चर है और उसको फिर वो पानी जो बह जाता कहीं तो उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। ये खादिन्स एंड जोहाद्स हो गया। आगे बढ़े, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो अब देखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में गुल्स एंड कुल्स, ठीक है, खादिन्स एंड जोहाद्स, तो ये अलग अलग टाइप है। तो वैसे ही उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी होता है, जिसमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। In this technique, the rainwater that has fallen on the roof of the house, छत पे जो पानी गिरा है, बिल्डिंग के ऊपर जो पानी गिरा है, is collected in storage और underground tanks, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक्स में उसको स्टोर कर लिया जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ पाइप्स। तो छत पे पानी गिरा, उसको पाइप्स की मदद से नीचे टैंक वैंक में ले गए। दिस ऑल्सो हेल्प अस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल, तो या तो टैंक में स्टोर कर लो या फिर उसी पानी को क्या है, उसी पानी को आप बहा के ले जाते हैं कहां पे, सीधे अंडरग्राउंड लेवल पे, सीधे अंडरग्राउंड लेवल पे ले जाते हैं और उससे रिचार्ज करवा देते हैं अंडरग्राउंड वाटर टेबल को। तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अपने बीच का पिंकी प्रॉमिस पता ही है तुम्हें, क्या जब घर बनवाओगे, ठीक है, खुद का घर बनवाओगे मुझे बुलाना, ठीक है, तो मैं देखूंगा उसमें आपने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाया कि नहीं, ठीक है। तो एक गुरु दक्षिणा आपको देना है, आगे चल के भविष्य में ये काम करना है, ठीक है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद में क्या है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की अगर बात करें हम, तो ये इस चैप्टर का लास्ट कीवर्ड बता रहा हूं मैं आपको कि 200 साल पुरानी टेक्निक है, मेघालय में जहां प्रैक्टिस की जाती है, जहां पे वही माउंटेन एरियाज में जो स्ट्रीम्स हैं, जो छोटे छोटे स्प्रिंग वाटर्स हैं, उससे पानी को चैनलाइज किया जाता है यूजिंग बैम्बूज, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज इन प्रैक्टिस फॉर 200 years इन मेघालय। इन दिस सिस्टम वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स इन द हिल्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स बाय यूजिंग बैम्बूज एज पाइप्स। तो बैम्बूज को बीच में से खोल दिया जाता है, उन्हें पाइप की तरह बना के उसके थ्रू पानी ले जाया जाता है। ये हो गया आपका बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आया समझ में? तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे जितने थे इस चैप्टर के, जो मोस्ट पॉसिबली
डिफाइन टाइप में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में बन के आ सकते थे, वो सारे मैंने कवर करवा दिए, इससे बाहर नहीं आएंगे, लिख के लो। ठीक है, तो ये आपके डिफाइन टाइप वाली चीज होगी। अब आगे बढ़े हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो क्या होता है ना, सवाल बहरूपिया होता है, 1000 बार बताया मैंने आपको, क्या सवाल बहरूपिया होता है। तो वो यहां मैं आपको जो बता रहा हूं, तो जैसे एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर स्कैरसिटी, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वाटर स्कैरसिटी, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। तो दोनों ही सवाल एक ही जवाब पूछ रहे हैं, बस क्या है दोनों अलग अलग स्टाइल में पूछ रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग स्टाइल में पूछ रहे हैं, तो वो केस आपको ध्यान रखना है, उससे उससे बाहर कुछ नहीं है। वो केस आपको ध्यान रखना है कि सवाल जो है ना, कि सवाल का एसेंस क्या है, पूछना क्या चाह रहा है आखिरकार वो, क्योंकि अंदर जवाब एक ही जाना है, बाहर से विंडो ड्रेसिंग करके अगर आ जाएगा तो वो कोई बहुत अलग नहीं है तो वो वही ना, तो वही चीज आपको समझना है। एक्सप्लेन दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को समझाइए। अब समझाते हैं, तो पूछ लिया तो समझा देंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब क्या है कि वाटर की क्वालिटी जो है, तो उस कारण से भी वाटर स्कैरसिटी होती है। वाटर स्कैरसिटी हमने क्या देखा डेफिनेशन में, वाटर स्कैरसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पानी की कमी है, ठीक है, पीने योग्य साफ पानी की कमी है, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी होता है। तो वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, दैट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। और वही चीज वाटर स्कैरसिटी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है, वही चीज वाटर स्कैरसिटी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है। क्या कि जब वाटर पोल्यूशन के कारण पानी की क्वालिटी, मतलब वही वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, बाढ़ आई पानी है लेकिन पानी की क्वालिटी ऐसी है कि वो पीने योग्य नहीं है, यूज नहीं कर सकते, तो वो वाटर स्कैरसिटी ही कहलाएगी ना। वैसा है जैसे समुद्र है, तो समुद्र में जब एक व्यक्ति फंस जाता है ना, तब क्या होता है, उसके चारों तरफ पानी होता है फिर भी पानी नहीं होता है, वैसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर एंड कॉज अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे कि एक लो इनकम ग्रुप जहां रह रहा होगा, उस सेक्शन में पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे सेफ ड्रिंकेबल वाटर जो है तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि जहां जिनके पास पैसा है उन लोगों ने अपने लिए ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी है, इतना एक्सप्लॉइट करके रखा है कि जो लोग आउट ऑफ द वे जाके अपनी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, उनके पास में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्या और एक्सप्लॉइटेशन से क्वालिटी खराब हो रही है। फिर क्या है, वाटर क्वालिटी इज डिग्रेडिंग ड्यू टू पॉल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रैश, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, खेती में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डंप कर दिया जा रहा है रिवर वाटर में। तो उन कारणों से क्या हो रहा है, उन कारणों से जैसे आप देखेंगे तो वाटर इज बिकमिंग अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी को हाईलाइट कर रही है चीज। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्या कि जितने नंबर का सवाल आएगा, जैसे मान लो 3 नंबर का सवाल आया, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखना है, और वो मिनिमम 3 पॉइंट्स ऐसे लिखना है कि सेंस बना रहे हो, कुछ भी नहीं 1 2 3 लिख के आ जाना है वहां पे, मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखना है जो सेंस बना रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी हो गया। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है, हाउ हैव इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन posed a great pressure on existing fresh water resource in India। आधा काम जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखो मैं आपको एक पैटर्न में लेके चल रहा हूं कि हाँ चैप्टर शुरू हुआ तो वाटर स्कैरसिटी से एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का आ सकता है। ठीक है, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, तो उसमें एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी एक कॉज है, और इसी चीज पे एक पैराग्राफ दिया गया है, और उसी पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो वो अलग अलग रूप में आ जाएगा, बहरूपिया है, लेकिन आपको एसेंस पता होना चाहिए ना। कंसेप्ट सीधा है, माथा देखो तिलक लगाओ, जितने नंबर का सवाल है उतने पॉइंट आपको लिखना है मिनिमम, इस बात की गांठ बांध लेना। ठीक है, अब यहां सवाल को समझो। सबसे पहले आधा काम जो मैं आपको बता रहा था कि आधा काम आपका हो जाएगा अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो। सवाल क्या है, हाउ हैव इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कीवर्ड्स हो गए, posed a great pressure on existing freshwater resources in India। तो आपको यह बताना है कि एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सिंपल, कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से क्या है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो और वो क्यों हुआ है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वो तो मतलब बोल सकते हैं समय का पहिया है कि फैक्ट्रीज भी आएंगी, शहरीकरण भी होगा, लेकिन उसने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कैसे प्रेशर क्रिएट किया। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया
अब उसके चलते क्या हो गया, तो अपार्ट फ्रॉम फ्रेश वाटर दे एक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो फ्रेश वाटर तो उन्हें लगेगा ही मल्टीनेशनल कंपनीज को, उसी के साथ साथ उन्हें बिजली लगेगी, पानी के साथ साथ बिजली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो ये इस चीज ने क्या किया, बहुत इंटेंसिव प्रेशर क्रिएट किया है, बहुत इंटेंसिव प्रेशर क्रिएट किया है ऑन दी वाटर रिसोर्सेज, ऑन दी वाटर रिसोर्सेज। फिर आगे क्या है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स have not only added to the water and energy requirements but have further aggravated the problem। अब जब शहर बढ़ते चले गए तो शहर तो ऐसे एकदम अमीबा की तरफ फैलते जा रहे हैं, लेकिन उन शहर के फैलने से रिसोर्सेस का डिमांड भी बढ़ रहा है, उतनी ही जगह चाहिए, उतना ही फूड चाहिए, उतना ही वाटर चाहिए। तो इसने भी क्या किया है, अर्बनाइजेशन ने इस तरह से वाटर रिसोर्सेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है। ठीक है, लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या है, शहरीकरण, कि लोग शहर की तरफ चल पड़े, लोग शहर की तरफ चल पड़े। तो जैसा अगर आप देखेंगे तो लार्ज स्केल माइग्रेशन जो हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज कॉजिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इस चीज ने वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कॉज किया है। सो ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू दी, कह सकते हैं क्या, ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू दी प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर अगर आया है तो उसका ये कारण है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? तो पॉइंट सीधा है कि जैसा सवाल कहां से आया है उसके कंटेक्स्ट में आपको पॉइंट्स लिखना रहेंगे, जितने मार्क्स करेगा उतने मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, एक और सवाल। अब इसके बाद में जैसे आप देखेंगे तो ये हमने देख लिया, हाँ वाटर स्कैर्सिटी, ये सारा टॉपिक देख लिया चैप्टर में। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, उसके एडवांटेज क्या है, ये वो सारी चीजें 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डाला है मैंने। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि डैम्स के एडवांटेज हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्योंकि वो मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल कर रहे हैं, उनके एडवांटेज हैं। अब इसी के कंटेक्स्ट में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, ही प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या बोला है, टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला है, कि आधुनिक भारत के मंदिर है डैम्स। ठीक है, क्यों बोल दिया बताओ? ठीक है, क्यों बोल दिया? 3 रीजन बताओ, 3 रीजन पूछ ले स्पेसिफिकली। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इस स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट क्या है, जवाहरलाल नेहरू ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि डैम्स की मदद से क्या होगा, गांव में पानी पहुंचेगा, खेती होगी, और शहरों तक क्या होगा, बिजली पहुंचेगी, शहर विकसित होंगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज इट विल इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा कि डैम्स के चलते क्या है, बहुत ज्यादा शहरीकरण भी होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो शहर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो होंगे क्योंकि उन्हें अपने खेतों तक पानी मिल जाएगा और उससे वो फसल ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरे कंट्री में ग्रोथ होगी, टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाएंगे डैम। ठीक है, दे एलिमिनेट और रिड्यूस फ्लडिंग, गांव में शहरों में जो बाढ़ की समस्या आ सकती थी वो कम हो जाएगी। दे प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, दे विल प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, डैम्स की बात की जा रही, प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हो गया, प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, घरों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए क्या मिल जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएंगी। सो ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, इन सारे कारणों से हम क्या कहेंगे कि डैम्स आर कंसिडर्ड द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ गए जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा? आगे बढ़े, एक और, ये सारे क्वेश्चन मतलब लिखते मत बैठ जाना, तुम वीडियो देखो समझो, क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टीम डीएसआर, उस पर दे दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब एनी 3 डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में 3 अलग अलग प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो किए जा रहे हैं वो बता दो। 3 पूछे आपसे, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लिख दो। जैसे गुल्स एंड कुल्स हो गया, खादिन्स एंड जोहाज हो गया, खादिन्स एंड जोहाज के बाद में आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख सकते हैं, इनंडेशन चैनल जो वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है तो 3 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बताओ। डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया ना? रूफटॉप मतलब क्या है कि छत के पानी को जब आप हार्वेस्ट करें तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलो, तो इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्जेंट चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स इन वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। ये एक पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंटीग्रेटेड विद टंका सिस्टम जो है, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता था इन दी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, ये दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका हो गया। तीसरा, इन वेस्ट बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। यही सवाल 5 नंबर में आ गया, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कंप्रेस एंड स्ट्रेच द कंटेंट। 5 नंबर में आ गया तो 5 पॉइंट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे बंगाल, ये 2 ये हो गए,
तीसरा पॉइंट क्या है कि वेस्ट बंगाल में इनंडेशन चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता था टू इरिगेट देयर फील्ड्स। इनंडेशन चैनल्स क्या है, तो जैसे ये एक फील्ड है और यहां से नदी है, तो ये नदी जब बाढ़ आती है तो नदी क्या करती है, फैल के यहां तक आ जाती है, तो ये अपने खेत में क्या करते हैं, इस तरह से एक ऐसा कैनल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, खुदाई करके क्या करते हैं, एक ऐसा कैनल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो बाढ़ का पानी आया था, पानी लौट के जाएगा, नदी वापस अपने नॉर्मल कोर्स पे आ जाएगी, लेकिन ये जो नाली बनाई थी इसके अंदर पानी भर जाएगा और उस पानी का बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, स्मार्ट ब्रो। तो यहां क्या देखने को मिला कि वेस्ट बंगाल में इस तरह से इनंडेशन चैनल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इन सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर that allowed the water to stand and moist the soil known as खादिन्स एंड जोहाद्स। ठीक है, खादिन्स एंड जोहाद्स क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में खादिन्स एंड जोहाद्स के थ्रू रेन फेड स्टोरेज एरियाज बनाए जाते हैं जहां पे रेन वाटर इज मेड टू स्टैंड स्टिल, जिससे सॉइल में मॉइस्चर आ जाए। सो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ अर्बनाइजेशन पोजेस्ड अ थ्रेट टू एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अब आ जाओ क्या, अर्बनाइजेशन से थ्रेट कैसे है टू एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये रिपीट नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन दोनों एक साथ था, यहां स्पेसिफिकली आपसे अर्बनाइजेशन का पूछ लिया और अर्बनाइजेशन से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे क्या प्रॉब्लम आएगी। इंटेंशनली ये क्वेश्चन डाला है ताकि आप वो डिफरेंशिएट कर पाओ। अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ शहर कैसे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अर्बन एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज एंड बिल्डिंग्स हैव देयर ओन पंपिंग डिवाइसेस टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अर्बनाइजेशन हैव एग्रावेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो ये क्या है, ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट विल बी द consequences what will be the consequences if the present generation do not focuses on the conservation of water resources। अब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका कोई प्रीडिफाइंड आंसर का फॉर्मेट नहीं है। एंड बी प्रिपेयर्ड, एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं तो दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरा रट्टू तोते की तरह हर चीज रट के बता दो या फिर जो किताब होगा उसमें से पूछा जाएगा। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो सिचुएशनल हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो केस स्टडी पर बेस्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहेंगे कि आप ऑन स्पॉट उस क्वेश्चन को क्या जवाब दे रहे हैं, इंटरव्यू टाइप। अब वो पेपर में इंटरव्यू आपका ऐसे ले लेंगे क्या कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि शहर से कैसे बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं, उनसे क्या दिक्कतें हैं। तो बताओगे हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह के अपने पंपिंग डिवाइस होते हैं जिससे ग्राउंड वाटर पंप कर लेते हैं वो। शहर में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, शहर में आप देखोगे तो वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है फॉर मल्टीपल नीड्स, जैसे कार धो रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण हो जाएंगे। गॉट इट, ये सारे कारण हो जाएंगे। अब जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया मल्टीपल टाइप्स हैं। ठीक है, तो उन मल्टीपल टाइप्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक स्पेसिफिक टाइप क्या है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब एक सवाल मैंने उस पर ऐसा डाल दिया और ये एग्जाम में भी ऐसे ही बनता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तो अच्छा चलो हमें पता है गुलशन कुल्स है, खादिन्स एंड जोहाद्स है, टंका सिस्टम हो गया, डाइवर्जन चैनल्स वेस्ट बंगाल में हो गए, ये तो हमने सब देख लिया। एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टाइप है। अब बताओ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तब आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखना रहेगा कि छत पे जो पानी गिर रहा है उस पानी को पीवीसी पाइप्स के थ्रू क्या किया जाता है, एक अंडरग्राउंड टैंक्स तक स्टोर किया जाता है, उस टैंक के पानी को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उसी पानी को ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए डायरेक्ट क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लिख के भी काम चला सकते हो। 5 नंबर में अगर यही सवाल पूछ लिया, अगेन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही सवाल 5 नंबर में पूछ लिया, क्या लिखोगे। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर यही सवाल 5 नंबर में पूछ लिया तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, स्कोप इज देयर ना, डायग्राम बनाया गया है, बुक में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखें कि द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ इज कलेक्टेड थ्रू अ पीवीसी पाइप एंड फिल्टर्ड यूजिंग द सैंड एंड ब्रिक्स। सैंड एंड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए फिल्टर किया जा रहा है। देन इट इज कलेक्टेड इन द सम्प फॉर इमीडिएट यूज। तो सैंड एंड ब्रिक्स का इस्तेमाल कर लिया ताकि वो पानी ऐसा ना हो कि छत पूरा चूस जाए। ठीक है, तो उस पानी को क्या किया, उस पानी को फिल्टर करते हुए पीवीसी पाइप के थ्रू पानी को नीचे ले आए। ठीक है, एक डग आउट क्रिएट कर लिया जाता है जहां पे पानी इमीडिएट यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ट्रांसफर फ्रॉम द, ये जो सम्प क्रिएट किया गया, गड्ढा क्रिएट किया गया, उसमें पानी भर लिया, उसी में बाल्टी डाल के तुम अपने लिए पानी इस्तेमाल के लिए भी निकाल सकते हो। और जो ज्यादा पानी आ रहा है, वो गड्ढा पूरा फुल भर गया, उसके बावजूद पानी ओवरफ्लो होने लगा, तो आपने उस गड्ढे से पानी कहां ट्रांसफर कर दिया,
रिचार्जेस दी सम्प ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक आपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस डायग्राम के हिसाब से डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए पानी नीचे पहुंचा दिया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक टैंक यहां बना देंगे, वो टैंक भरेगा, टैंक अगर ओवरफ्लो होगा तो उससे फिर पानी छोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। एनी फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कैन बी टेकन फ्रॉम दी वेल। तो क्या होता है कि इस तरह से आप वो जो कुआं बनाया है तो उस कुएं से पानी भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं। इस आंसर को आप अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग से, एक अपना रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके घर में क्या चल रहा है कि पानी होता है छत पे कलेक्ट, और उस पानी को छत पे कलेक्ट करने के बाद में पीवीसी पाइप के थ्रू हमने कहां लाके रखा है, एक अंडरग्राउंड टैंक कंस्ट्रक्ट करके रखा है, वहां लाके रखा है, और उस टैंक को हमने कंक्रीट कर दिया ताकि पानी अब्सॉर्ब ना हो, और वो टैंक फिल्ड रहता है, एंड व्हेनेवर वी रिक्वायर वाटर वी कैन टेक आउट फ्रॉम दैट टैंक। तो ये भी एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल हो गया। तो व्हाटएवर इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, यू कैन राइट द आंसर, ड्रॉ अ डायग्राम। समझ गए? ऐसा नहीं है कि एकदम सटीक होके लिखना पड़ेगा, ठीक है। 19-20 चीजें चलती है जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। एजुकेशन का मतलब ये ना हो कि हम क्या करते हैं, रेप्लिकास प्रोड्यूस करें। एजुकेशन का मतलब ये है कि हम क्या करें, एक थॉट प्रोवोकिंग सिस्टम डेवलप करें। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर्स हमारे खत्म हुए। अब आओ लॉन्ग आंसर्स पे। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर अलग अलग क्यों करवाए मैंने? देखो एक चीज ध्यान रखना, ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर अलग अलग करवाना कोई बहुत अलग चीज नहीं है। क्या एक ही सवाल को शॉर्ट में और एक ही सवाल को लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी आप देखेंगे एक बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें बहुत बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी एक 5 नंबर का टॉपिक है उसको 2 नंबर में पूछ देते कितना छोटा करके लिखे। तो वो एक कला है, और वो लिखते लिखते आती है, वो प्रैक्टिस करते करते आती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ सवाल लॉन्ग आंसर टाइप में मैंने अधिकतर वो डाले जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लॉन्ग आंसर के फॉर्म में पूछे जाने वाली, ठीक है। तो एक सवाल क्या आया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, पहला सवाल आ गया, व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेस। वाटर स्कैरसिटी स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, तो वाटर स्कैरसिटी की डेफिनेशन लिख दी आपने, और मेन कॉजेस क्या है वो लिख दिए, सिंपल। तो वाटर स्कैरसिटी की बात करें, द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर, ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, और साथ ही साथ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर में भी क्या होना है, शॉर्टेज हो जाना, इज रेफर्ड टू एज वाटर स्कैरसिटी। इस चीज को वाटर स्कैरसिटी कहा जाता है, इस चीज को वाटर स्कैरसिटी कहा जाता है। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, अच्छा वाटर स्कैरसिटी के कॉजेज क्या है, क्यों वाटर स्कैरसिटी हो रही है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी? द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation। सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन के कारण वेरिएशन होता है। कैसे सीजनल और एनुअल मतलब ये सारे कॉजेस बता रहे हैं। पहले आपने वाटर स्कैरसिटी समझ ली, तो वाटर स्कैरसिटी का एक कारण ये भी होता है कि कहीं कहीं पे बारिश में बहुत पानी है, बाकी समय पानी नहीं है, तो उस कारण वहां पानी की कमी पड़ जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे एनुअली क्या हो रहा है, पानी बहुत कम आ रहा है, जैसे राजस्थान में एनुअली बारिश तो हो रही है लेकिन 120 मिलीमीटर ही बारिश हो रही है मान लो, एकदम रिमोटेस्ट एरियाज में, और कहीं कहीं पे बारिश बहुत हो रही है, 2-2 हजार क्या हो जा रहा है, सेंटीमीटर बारिश हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एनुअल वेरिएशंस, ठीक है, सीजनल वेरिएशंस के कारण वाटर स्कैरसिटी हो गई। फिर क्या है वाटर स्कैरसिटी का एक कारण, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज ओपन एंडेड। एग्रीकल्चरल एरियाज में अगर जैसे आप देखेंगे, इन एग्रीकल्चर सेक्टर टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा फसल चाहिए। फसल ऐसा नहीं कि फसल हो जाओ ना, फसल को पानी लगेगा, खाद लगेगा, सारी चीजें, तो बहुत जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, राइस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी पंप आउट किया जाता है। तो इन एग्रीकल्चर सेक्टर टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यही आपको आगे भी मैंने 2-3 सवाल करके बताया कि वाटर स्कैरसिटी का एक कॉज क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ठीक है। कैसे है वो भी हमने देख लिया, और वो एक कॉज है, ये एक सवाल में आ गया तो वो भी देख लिया हमने, ठीक है। स्कैरसिटी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पोल्यूशन, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो दीज आर कॉजेज। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो किस राग में क्वेश्चन गा रहा है, वाटर स्कैरसिटी क्या है, उसके मेन कॉजेज क्या है, तो वाटर स्कैरसिटी ये है, उसके मेन कॉजेज ये हैं। सिंपल, सीधा, सटीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिस्क्राइब दी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मेड इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन डबल आ गया। अगर ऐसे आ गया कि व्हाट आर दी एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, बताओ
ठीक है, डिस्क्राइब द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मेड इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, व्हाट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मेड इन इंडिया मच बिफोर, ठीक है। तो सवाल बहरूपिया है, वो किसी भी तरह से आ जाए उसके लिए तैयार है ना आप कि हाँ सवाल जो है किसी भी तरह से आ जाए, वी आर ऑल सेट ऑल प्रिपेयर्ड, ठीक है, वी आर ऑल सेट ऑल प्रिपेयर्ड। तो अब जैसे अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो क्या है एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, 5 एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में सीधे एज इट इज दिए हुए हैं, और वो पांचों 5 नंबर में बन के आ गए। तो आपको 5 फैक्ट्स ध्यान रखना है बस। क्या है 5 फैक्ट्स? तो इन द 1st सेंचुरी बीसी श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद जो है, तो वहां पे सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किए गए, जिससे जो फ्लड वाटर्स ऑफ रिवर गंगा है उसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है वो देखने को मिलता है। वो पहला एविडेंस हो गया। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग हिज रेन चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड मेनी लेक्स, डैम्स एंड इरिगेशन सिस्टम। तो दूसरा ये हो गया एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे क्या है डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम कंस्ट्रक्ट करवाए। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स आर आल्सो फाउंड इन कलिंग। तो एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो जैसे कलिंग एम्पायर जब रहा तो ओडिशा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओडिशा में आपको देखने को मिल रहा है कि सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स, मतलब सोफिस्टिकेटेड यानी कि व्यवस्थित, ठीक है, डैम्स, कैनल्स, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका में, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक वाज बिल्ट इन भोपाल इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है भोपाल में बनाया गया, ठीक है। तो 11th सेंचुरी में परमार डायनेस्टी के किंग्स ने बनाया। तो वो क्या दर्शाता है कि हाँ ये भी एक एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है कि सिर्फ आज डैम बना के पानी को कंजर्व और मैनेज नहीं किया जा रहा है, बहुत पुराने समय से ये प्रथाएं, ये प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, ठीक है। ये हो गया। इन दी 14th सेंचुरी इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड द टैंक इन हौज खास। हौज खास में टैंक कंस्ट्रक्ट करवाया इल्तुतमिश ने 14th सेंचुरी में, ठीक है, ताकि क्या हो कि 14th सेंचुरी हौज खास में टैंक कंस्ट्रक्ट करवाया दिल्ली टू सप्लाई वाटर टू सिरी फोर्ट एरियाज, ठीक है। तो जो हौज खास दिल्ली में है वहां से जो सिरी फोर्ट एरिया है वहां तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए उसने टैंक कंस्ट्रक्ट करवाया इल्तुतमिश ने। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है, ये पूरी कहानी है एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की। सीधे 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। फाइन, तो उसका 5 नंबर के 5 पॉइंट का आंसर आपके पास है इस चैप्टर से जो बनता है। फिर क्या है? अब जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मैंने बताया था ना कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के? मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर फुलफिलिंग द मल्टीपल पर्पसेस। वो मल्टीपल पर्पसेस क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डैम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस में वाटर सप्लाई हो रहा है कहां से? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस मतलब क्या है कि आप लोगों के घर तक पीने योग्य पानी पहुंचा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, ठीक है। तो सारे काम डैम से हो रहे हैं, तो बिजली बनाना तो हो ही गया, और इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट होती है तो इंडस्ट्रीज तक भी पानी डैम से पहुंच रहा है। फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल क्या है कि डैम बनाया तो वो जो बारिश में नदी में उफान आता है वो नदी का पूरा उफान समा जाता है एक डैम के अंदर, फ्लड कंट्रोल। रिक्रिएशन, जैसे आप डैम है तो डैम के आजू बाजू शहर बनते चले जाएंगे, वहां वेजिटेशन ग्रो होगा, तो रिक्रिएशन में इस्तेमाल हो रहा है डैम का, तो इसलिए मल्टीपल पर्पसेस है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाते हैं वो। ये उसका एडवांटेज हो जाएगा, ये उसका मेरिट हो जाएगा। तो सवाल कैसा ही आ जाए आपको वो कंटेक्स्ट पता है। इनलैंड नेविगेशन एक पर्पस होता है, ठीक है। ये एक एडवांटेज है कि आप डैम बन गया तो आप यहां से वहां डैम के ऊपर भी जा सकते हैं। डैम के ऊपर मतलब डैम का जो पानी है उस पानी से बोट्स के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हो। इनलैंड मतलब क्या? देखो एक ओवरसीज नेविगेशन होता है, जब आप क्या करते हैं, जब आप समुद्र के रास्ते कहीं जाते हैं तो ओवरसीज नेविगेशन है, और देश के अंदर ही आपने क्या कर लिया, नदी में जब बोट चला दी और उससे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मूव कर रहे हैं तो वो इनलैंड नेविगेशन होगा। अब पानी भरा हुआ है तो उस पानी भरे हुए पानी में एक मछली का परिवार पल जाएगा, ठीक है, और वो मछली के ऊपर फिर कुछ और परिवार पल जाएंगे। तो पॉइंट क्या है? फिश ब्रीडिंग। फिश ब्रीडिंग, इससे एक इकोनॉमी चल सकती है ना, इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो मत्स्य पालन भी एक काम हो जाता है, फिश ब्रीडिंग हो गया डैम्स में, ठीक है। तो ऑल दीज आर दी मल्टीपल एडवांटेजेस, ऑल दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये पॉजिटिव साइड हो गया। यहीं पे डैम्स का नेगेटिव साइड पे भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि चैप्टर में दिया है। डैम्स का नेगेटिव साइड पे क्या है? तो जैसे क्वेश्चन ये बन गया कि इन रीसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स have came under great scrutiny and opposition, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स have came under great scrutiny मतलब कि
लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या इसीलिए हमने डैम बनाए थे? तो ऐसा क्या गलत हुआ डैम्स के साथ? ऐसा क्या गलत हुआ डैम्स के साथ? तो इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड ऑपोजिशंस, एक्सप्लेन व्हाई। तो व्हाट आर द रीजंस? तो आप बताएंगे कि डैम से क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट जो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। डैम से क्या हो रहा है, डैम से एट टाइम्स फ्लड्स आ जा रही है, डैम्स आर ट्रिगरिंग फ्लड्स। जैसे मैंने बताया ना कि अब बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो डैम में तो पानी भर गया फुल, अब गेट नहीं खोलेंगे तो डैम फूट जाएगा, डैम फूट जाएगा तो और 10 गांव को लेकर डूबेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि डैम के गेट खोल दो। तो डैम के जब गेट खोले जाते तो पानी, एक तो बारिश है तो बारिश से वैसे ही नदी में बहुत पानी है, डैम के गेट खोल दिए तो और पानी। तो इस कारण से क्या हो सकता है, कभी कभी डैम्स फ्लड को ट्रिगर भी कर देते हैं, ठीक है, फ्लड को ट्रिगर भी कर देते हैं। तो ऐसे मल्टीपल कारण हैं जिनके कारण डैम्स को अपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? तो रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स have came under great scrutiny and opposition for a variety of reasons। और वो variety of reasons क्या है? regulating and damming of rivers affect their natural flow, ठीक है। तो डैम्स को जब रेगुलेट कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो रिवर्स का नेचुरल फ्लो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जैसा नेचुरली नदियां बहती थी अब वो वैसी नहीं बहेंगी, ठीक है। उनको आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया तो अब नदी नेचुरली जैसी बहती थी वैसी नहीं बहेगी। अब यहाँ पे आपने रोक दिया, अब पतली सी एक नदी की क्या बन गई है, स्ट्रीम बन गई है। वो नदी उतना सेडिमेंट्स नहीं ले जा पाएगी, वो नदी जो है तो अपने नेचुरल कोर्स में उतना पानी ही नहीं कैरी कर पाएगी अब, क्योंकि पानी तो पूरा रोक दिया आपने डैम बना के, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिवर्स डाइवर्जन एंड बैरिकेडिंग। रिवर्स को जब आपने डाइवर्ट कर दिया इधर उधर या फिर बैरिकेड लगा दिया, रिवर्स के सामने पानी रोक दिया, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ डैम्स इंपैक्ट माइग्रेशन एंड स्पॉनिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो उस नदी के साथ बहते बहते एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। स्पॉनिंग एनिमल्स मतलब क्या है कि जो अंडे वगैरह देते हैं नदी के अंदर ही, तो अब उनके लिए क्या है, उनके लिए उनका सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इस तरह से एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इंपैक्ट होता है डैम्स का, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इंपैक्ट होता है। इनफैक्ट डैम्स लैंड डिग्रेडेशन भी करते हैं, क्या कि जो सारा सेडिमेंट्स है वो डैम के बेस में ही जमा हो जाएगा। और होगा क्या, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है कि ये आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दिया, इधर पीछे नदी का पानी पूरा रोक दिया, ये इंपाउंड कर दिया नदी का पानी। हाँ, अब जो सेडिमेंट थे वो सेडिमेंट्स यहाँ डैम के बेस में जमा हो जाएंगे, डैम के बेस में सेडिमेंट जमा हो जाएंगे, और डैम के बेस में वो सेडिमेंट जमा हो गए तो अब होगा क्या कि आगे, जैसे अगर आप देखेंगे डैम के बेस में सेडिमेंट जमा हो गए तो आगे वो सेडिमेंट्स बह के नहीं गए, तो आगे जो नदी का कोर्स होगा ना वो रफ होगा, इट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द सेडिमेंट्स। लैंड यहाँ की जो है तो उसको वो सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो फ्लड प्लेन्स जो है तो उसको ये सेडिमेंट्स बह के फ्लड प्लेन्स पे डिपॉजिट होते हैं, तो वो फ्लड प्लेन्स पे अब सेडिमेंट्स नहीं आएंगे तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी उस जगह की, समझ गए। तो इस तरह से क्या है कि डैम्स से लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, इस कारण अपोजिशन है, इस कारण स्क्रूटिनी है। डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स, डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स, ये भी मैंने आपको बताया कि डैम से क्या हो रहा है, डैम से फ्लड भी आए हैं। उसका कारण कैसे है, उसका कारण ये है कि जो रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, तो जब भारी बारिश होती है तो गेट्स खोलना पड़ते हैं एंड दैट में लीड टू फ्लड्स आल्सो। फिर उसके बाद क्या है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। डैम का सबसे बड़ा अपोजिशन का कारण क्या है कि डैम से बड़े स्तर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, लोगों को मूव करना पड़ा है। जैसे अब एक नदी के ऊपर डैम बनाया तो उसके जुड़े हुए जितने भी गांव है वो सब डूबेंगे, तो वहां से लोगों को हट के जाना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह, तो लोकल पीपल हैव टू गिव अप देयर लैंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, हार्डली रिसीव एनी बेनिफिट। और वो जो अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, अपना घर बार, अपनी गृहस्थी छोड़ रहे हैं, उनको मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, लेकिन वो डैम जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके बेनिफिट उन्हें नहीं है, ठीक है। ये सारी समस्याएं आती है। समटाइम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड earthquakes caused waterborne diseases and pests and led to pollution resulting from excessive use of water। फिर क्या हो रहा है ना, ये जो बड़े बड़े डैम बनाए हैं तो ये डैम क्या कर सकते हैं, दे कैन इंड्यूस अर्थक्वेक। अर्थ के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है ना, इतना सारा पानी इंपाउंड कर लिया, रिजर्वायर बना लिया, पानी स्टिल है, स्टैंड स्टिल वाटर है, तो वो रुका हुआ पानी क्या रहता है, उसमें मॉस्किटो के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, बहुत सारे ऐसे पेस्ट हो जाएंगे तो वाटरबोर्न डिसीजेस निकल के आएंगी। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डैम है, और इसी कारण से क्या है, डैम्स हैव केम अंडर द स्क्रूटिनी एंड पोजीशन इन रीसेंट टाइम्स। समझ गए, बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, तो मैं आपको बताता चलो देखो कहां से बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको कितने पॉइंट्स उसमें जाना है। एक और क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अंडरग्राउंड टैंक्स, ठीक है, टंका सिस्टम जो है एज अ पार्ट ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में टंका सिस्टम
प्रैक्टिस किया जाता है राजस्थान में, और पहले ज्यादा किया जाता था। उसके एडवांटेज बताते हुए और वो सारी चीजें बताते हुए एक आंसर लिखना है आपको। तो क्या होता है टंका सिस्टम, वो बताना है आपको। सिंपल क्या हो रहा है कि सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ राजस्थान जो है, तो ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या होता था, अंडरग्राउंड टैंक्स बना लेते थे, और जब बारिश का पानी आता था उसे स्टोर कर लेते थे। उसके दो एडवांटेज है, पलार पानी जो है, पीने योग्य पानी जो है वो मिल जाता था, साथ साथ वो टैंक्स दे वर यूज्ड टू बीट दी समर हीट। ठीक है, तो द टैंक्स कैन बी एज लार्ज एज बिग रूम्स। द टैंक्स वर द पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। छत का पानी कलेक्ट होकर आता था और टैंक में, उस टैंक में, टंका सिस्टम में स्टोर कर लिया जाता था। टैंक्स वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप। ठीक है, पाइप के थ्रू कनेक्टेड होते थे। Rain falling on these rooftops would travel down to pipe and stored in these underground tanks. Usually जो फर्स्ट रेन वाटर होता था उसको कलेक्ट नहीं किया जाता था, ताकि वो पहला बारिश का जो पानी तो उससे वो पूरा सिस्टम जो है वो क्लीन हो जाए। ठीक है, वॉज नॉट कलेक्टेड टू क्लीन दी रूफटॉप एंड दी पाइप। तो रूफटॉप और पाइप क्लीन हो जाएगा और फिर जो सब्सिक्वेंट रेन होगी उसका पानी कलेक्ट किया जाएगा। टंगा सिस्टम का एक एडवांटेज ये था कि जिससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन बीट दी हीट ऑफ द समर ऑल्सो। सारे घरों के नीचे अंडरग्राउंड टंका है और उसके नीचे पानी है, तो वो क्या करता था, हीट को टैकल करने में मदद करता था, जो कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है टंका सिस्टम। क्यों? क्योंकि राजस्थान के रिमोटेस्ट एरियाज तक भी अब पानी पहुंच गया है। ठीक है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका। फाइन, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जैसे तमिलनाडु ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करके रखा है, गेंदाथुर विलेज की कहानी हो गई। तो ये सब चैप्टर में जितनी भी चीजें थी एक बार हमने टच करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर एक बार पूरा रैपिडली रिवाइज हो गया होगा, चैप्टर रैपिडली रिवाइज हो गया होगा। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उनके आंसर्स क्या बन सकते हैं, वो भी पता चल गया होगा। अब मैंने अपना काम किया, अब तुम्हारा काम क्या कि कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। जैसे ये क्या है, why did dams emerge as an option for managing water resources? What are the criteria for classifying dams? तो जैसे dams can be of multiple type, ठीक है, कंक्रीट डैम, टिम्बर डैम, चेक डैम्स, ठीक है, लार्ज डैम्स, मैशनरी डैम्स। तो वो डैम्स के अलग अलग टाइप जो बताए गए डैम की डेफिनेशन के नीचे ही, और डैम्स क्यों एक ऑप्शन फॉर मैनेजिंग वाटर रिसोर्स माना जाता है, लिखना। इसमें क्या लिख सकते हो, एक और क्वेश्चन is why is there a greater emphasis on minor irrigation projects than on the large multipurpose projects? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का एसेंस क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों सही है व्हेन कंपेयर्ड विद द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। तो वही माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मतलब क्या है, गुल्स एंड कुल्स से काम चला लो, खादिम से जोहात से काम चला लो, बड़े डैम मत बनाओ। क्यों, वो बताना। तो वही अपोजिशन वाले पॉइंट लिख देंगे हम। ठीक है, सवाल बहरूपिया है, जवाब तो वही जा रहा है ना हमारा, तो वही चीज को उन्होंने घुमा के पूछा है बस। आगे बढ़े तो राइट अबाउट द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, खादिम्स, जोहात, टंका सिस्टम, ये दो चीज लिख सकते हो आप। आगे, व्हाट आर द रीजंस फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। तो इस सवाल और इस सवाल में आंसर में ज्यादा फर्क नहीं जाएगा, बस जैसा सवाल है माथा देखो तिलक लगाओ। ठीक है, तो जैसा सवाल आया उस नजरिए से आपको जवाब देना होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशंस ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग methods are being carried out to conserve and store water। ठीक है, अब आपको इसमें क्या लिखो बताओ, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न adaptations of traditional rain water harvesting methods are being carried out to conserve and store water। तो मॉडर्न अडैप्शन क्या है, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आज भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, गेंदाथुर का एग्जांपल लिख सकते हो कि कैसे गेंदाथुर में 200 गांवों में मतलब 200 घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंजर्व किया, हार्वेस्ट किया। ठीक है, मैंने हिंट दे दिए, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको बेहतरीन तरह से समझ में आई है। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, टेस्ट ले चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलेंगे एग्जाम पैक में अगले चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।